अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स का क्लास। ये हमारा करंट अफेयर्स वीकली जो करंट अफेयर्स होते हैं उस पर आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिजिटल करेंसी। तो फ्रेंड्स, डिजिटल करेंसी क्या होता है? व्हाट इज डिजिटल करेंसी? सो डिजिटल करेंसी इज दैट विच इज ओनली अवेलेबल ट्रांजैक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब जो करेंसी केवल आपके डिजिटल मोड में अवेलेबल है, आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है, आप अपने पर्स में लेके नहीं घूम सकते हैं। ये आपको एक किसी वर्चुअल मोड में आपको इससे डील करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा, शायद मैं आपके लिए यूपीआई का बात कर रहा हूं या फिर फोन पे, गूगल पे जो इस्तेमाल करते हैं। नहीं दोस्तों, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां वर्चुअल करेंसी कहने का मतलब है इट इज ए फ्यूचरिस्टिक करेंसी। सो इट इज स्टोर एंड ट्रांजैक्टेड ओनली थ्रू द डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर। यानी कि आप अगर इससे ऑपरेट करते हैं, किसी को ट्रांसफर करते हैं, तो आपको एक डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, एक मोबाइल की जरूरत हो सकती है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन की जरूरत होगी। तो इन सब चीजों के होने पर ही आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन जो है ये इंटरनेट के थ्रू ही होता है और ये सिक्योर डेडिकेटेड नेटवर्क के द्वारा होता है, सिक्योर। तो ये जो वर्चुअल करेंसी है, ये वर्चुअल करेंसी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज है, यानी प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज मतलब इसको बनाने वाले कौन है, इसके बारे में कोई हमको पता नहीं है, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन लोग इसको चला रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। सो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट वर्चुअल करेंसी। तो प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के बाद रेगुलेटेड सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी। रेगुलेटेड सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी में कैसा है, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन सी संस्था चला रही है, कौन से देश चला रहे हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। सो प्राइवेट वर्चुअल करेंसी नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं बिटकॉइन, लाइटकॉइन एटसेट्रा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट वर्चुअल करेंसी। प्राइवेट का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइवेट क्या है। तो प्राइवेट में याद रखिएगा बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इन सबको बनाने वाले कौन है, ऑपरेटर कौन है, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है रेगुलेटेड सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी। रेगुलेटेड सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी में क्या है, इसको जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है कोई एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। और हमारे भारत का भी एक रेगुलेटेड सेंट्रलाइज्ड करेंसी हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च किया है, ई रूपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत सरकार का जो वर्चुअल करेंसी है ई रूपी, इसको रेगुलेटेड करता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है। आइए डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है सेडिशन लॉ इन इंडिया। तो सबसे पहले समझते हैं सेडिशन शब्द का अर्थ क्या होता है। सेडिशन, सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। अगर आप कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं, ऐसा काम करते हैं जो हमारे देश के लिए खतरनाक है, हमारे देश के लिए हितकर नहीं है, तब आपके ऊपर ये सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। सेडिशन जो लॉ है ये बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था जो भी क्रिटिसिज्म उठते हैं ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, जो ब्रिटिश राज था हमारे भारत में, उसके खिलाफ, तो उसको वो सप्रेस कर सके, उसको भी दबा सके। परंतु और ये सेडिशन लॉ जो है आर्टिकल 124A
124A के तहत इन लोगों ने सेडिशन लॉ को लगाया था। सो अगर इस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनी ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द मोनार्च, मोनार्च मतलब उस समय जो राजा रानी का राजत्व होगा, जिसे राजतंत्र कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मोनार्च। अगर ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर मोनार्च के खिलाफ अगर कोई भी ओपिनियन आता है, उनके खिलाफ कोई भी विचार लाता है कोई, तो उसको सेडिशन के तरह लिया जाएगा, देशद्रोह की तरह लिया जाएगा, और उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। जो इसको करेगा उसे पनिशमेंट भी मिलेगा। तो ये पनिशमेंट क्या था? पनिशमेंट ये था कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 124A ये कहता है कि 3 साल से लेके लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, यानी कि 3 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा इस देशद्रोह के कारण करने के कारण आपको दी जा सकती है। तो ब्रिटिशर्स ने ये इंडियन पिनल कोड का इस्तेमाल जो है बहुत सारे आंदोलन को दबाने के लिए, बहुत सारे जो हमारे रेवोल्यूशन थे उसको दबाने के लिए किया था। इसके अलावा जो महात्मा गांधी थे, हमारे महात्मा गांधी जी, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी, इन सभी बड़े बड़े नेताओं को भी इस सेडिशन यानी देशद्रोह के आरोप में जेल जाना पड़ा था। तो देखिए विडंबना, देखिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद भी ये जो इंडियन पिनल कोड है, जस का तस, विदाउट एनी आर्टिकल चेंज, विदाउट एनी नंबर चेंज, इसको उसी तरह हमारे भारत के संविधान में, आईपीसी में रखा गया है। आज भी जो है ये लॉ जो है कंट्रोवर्सी का कारण बना हुआ है। जैसे कि अगर कोई चीज इंडियन लोग करते थे उस समय, ब्रिटिश को उसको अच्छी नहीं लगती थी, तो वो जेल में डाल देते थे हमारे भारतीयों को। आज भी ऐसा आरोप लगाया जाता है कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो किसी को पसंद ना हो, तो उसके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, विपक्ष का जो आरोप होता है। तो खैर जो भी है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 124A ये क्या है, और आपको याद रखना पड़ेगा इंडियन पिनल कोड सेक्शन 124 सेडिशन लॉ के लिए यानी कि देशद्रोह के लिए लगाया जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको याद रखना पड़ेगा। और इसके जो बनाने वाले हैं, हाँ, ये जो सेडिशन लॉ है, इसको बनाने वाले या ड्राफ्ट करने वाले हैं थॉमस मैकेले। थॉमस मैकेले का नाम आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। हु ड्राफ्टेड सेडिशन लॉ ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा? थॉमस मैकेले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक जो है हमारा वो है ब्रिक्स। फ्रेंड्स, ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है। ये 5 जो देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों को मिला के इनको कहा जाता है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की शुरुआत कहां से हुई? ब्रिक्स की शुरुआत होती है 21st सेंचुरी से। 21st सेंचुरी में चाइना एक मेजर पावर के रूप में उभर रहा है, और उसके बाद जो वेस्ट की हेजेमनी है, जो वेस्ट की जो दादागिरी है, उसको चैलेंज करने का अगर किसी के पास दम है तो वो अनडाउटली चाइना के पास ही है। इसके अलावा रशिया भी जो कोल्ड वार एरा में जो इसकी जो ग्लोरी थी, वो ग्लोरी को वो रिवाइव करना चाहता है। रशिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह से इमर्ज हुआ था एक डेवलप्ड कंट्री की तरह, उसका जो ग्लोरी है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई है, उसको रिवाइव करना था। साथ ही साथ हमारा भारत जो है एक ग्लोबल ऑर्डर सेटअप करना चाहता था, ताकि हमारे जो इंडिया है और ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री इन नेचर हो सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओ'नेल। जिम ओ'नेल ने ये टर्म ब्रिक 4 देशों को मिला के कॉइन किया, ब्रिक।
इन्होंने ये कहा कि ये जो 4 इकोनॉमी है, ब्रिक मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं है, उस वक्त साउथ अफ्रीका नहीं था। तो इन्होंने कहा कि ये जो 4 इकोनॉमीज है ये 21st सेंचुरी की बहुत ही बड़ी इकोनॉमीज के रूप में इमर्ज होने वाली है। बाद में लेटर ऑन इन 2010 यानी 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया और ये ब्रिक से ये बन जाता है ब्रिक्स, एस लग जाता है, यानी कि साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है। अब ये बन जाता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस तरह करके कुल अभी तक 12 इसके समिट हो चुके हैं, लेकिन 2014 में जो इसका समिट हुआ था, यानी जो मीटिंग हुआ था, जो 6 नंबर मीटिंग था, 6th मीटिंग था ब्रिक का, जो कि ब्राजील में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एनडीबी बना था। एनडीबी का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसी तरह एक न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाने के लिए इन ब्रिक्स कंट्रीज ने अपने हाथ में कदम उठाए थे। तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया संघाई, जो कि चाइना में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है एक तरह से। तो ये संघाई चाइना में ये ब्रिक का हेडक्वार्टर, सॉरी ये एनडीबी का हेडक्वार्टर बनाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बनाया गया। और लास्ट जो ब्रिक समिट है उसको रशिया ने होस्ट किया था, 12th ब्रिक समिट था, ये 2021 में हुआ था, ये लास्ट ब्रिक समिट। इसके बाद अभी ब्रिक समिट हुए नहीं हैं। तो ब्रिक्स को लेकर अगर आप ये सारे टॉपिक्स को याद रखते हैं तो इतना काफी है। ब्रिक्स इसीलिए करेंटली ये में बना हुआ है क्योंकि ब्रिक्स की जो मतलब मीटिंग्स है आने वाले समय में होने वाली है, और साउथ अफ्रीका या फिर ब्राजील, ये देश बोल रहे हैं कि खाली ये 5 देशों को मिला के एक संगठन बनाने से अच्छा है कि और कुछ जो देश है जो आने वाले टाइम में एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो सकते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी हो सकते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो हो सकता है आने वाले समय में ब्रिक का जो पैटर्न है आपको चेंज देखने को मिले, लेकिन फिलहाल तो यही है। इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि ये अभी फिलहाल न्यूज में है और आने वाले करंट अफेयर्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 4, सिंगोल। तो ये सिंगोल क्या होता है, आप इस वीडियो के ऊपर में एक फोटो देख रहे हैं। तो ये सिंगोल क्या है, ये सिंगोल एक्चुअली में एक 5 फीट लंबा, 5 फीट लंबा एक राजदंड है, यानी ये सेप्चर है। ये जो एक हिस्टोरिकल सेप्चर है यानी राजदंड है, जो तमिलनाडु के जो किंग थे, तमिलनाडु के जो किंगडम थे जिसमें चोला किंगडम आता है। चोला किंगडम 3 किंगडम थे, चोल, चेरा एंड पांड्या। तो इसमें से जो चोला किंगडम था वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टीज ऑफ इंडिया में से एक, इसमें ये सेंगोल की प्रथा थी। तो हाल ही में ये सेंगोल जो है इसीलिए न्यूज में आया है क्योंकि हमारे जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन 28 मई को, 28 मई को उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। तो इन्होंने इस सिंगोल को वहां पर स्थापित किया, जिसके साथ ही साथ ये सिंगोल करंट टॉपिक में बना हुआ है और इस साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वर्ड सिंगोल जो है डिराइव फ्रॉम द तमिल वर्ड सेमाई, वर्ड सेमाई से ये डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है राइटनेसनेस। राइटनेस का मतलब होता है राजतंत्र, रूल। सो इट इज ए सिविलाइजेशन, ये एक प्रथा थी, सिविलाइजेशन थी जो प्रैक्टिस की जाती थी चोला किंगडम के दौरान। तो ये इसमें होता क्या था कि तमिल ट्रेडिशन के अनुसार जो हाईएस्ट प्रीस्ट होते थे उनके मंदिरों के, ये जो स्कल्पचर है यानी कि ये जो राजदंड है, इसको जो नए राजा बनते थे, न्यूली क्राउन्ड किंग जो होते थे, न्यूली क्राउन्ड किंग को ये सिंबॉलिक गेस्चर के रूप में एज ए गेस्चर ऑफ पावर इनको प्रदान किया जाता था। एक राजा है, उसके बाद जो राजा आते थे उनको ये पावर गेस्चर के रूप में दिया जाता था सेंगोल को। तो ये जो सेंगोल है एक्सपेक्टेड टू बी द इम्पार्ट जस्ट ए इम्पार्शियल रूल,
तो ये एक इम्पार्शियल रूल के रूप में ही इसे ये किया जाता है। ऑन 14 अगस्त जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस सेंगोल को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रदान किया था, ये दिखाते हुए कि ये पावर जो है हम आपको ट्रांसफर करते हैं। ये सेंगोल जो है आज का नहीं है, देखिए ये जो है चोला किंगडम, जो तमिलनाडु का वन ऑफ द ओल्डेस्ट किंगडम था, चोला किंगडम के से चला हुआ आ रहा है। और आज तक, आज हमारे नई जो 28 तारीख को जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन हुआ वहां तक ये सेंगोल चला है। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी हमारी पुरानी सभ्यता का एक प्रतीक है। तो खैर जो भी हो, ये सेंगोल जो है उसको क्राफ्ट किया था यानी डिजाइन किया था ज्वेलर जो थे एक मद्रास के, जिनका नाम था वुम्मैदी बेंगारू चेरी। वुम्मैदी बेंगारू चेरी ने इसको डिजाइन किया था। और इसके डिजाइन में आप कुछ कुछ खास बातें देखेंगे, इसमें लॉर्ड नंदी आपको दिखेंगे और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको पिक्चर्स जो है डिपिक्टेड दिख रहे हैं। तो याद रखिएगा सेंगोल जो है इस साल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सेंगोल आप लिख लीजिए, अपनी कॉपीज में राइट डाउन कर लीजिए, ये आने ही वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसमें आप जरूर याद रखिएगा कि सेंगोल को हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में बनाया गया है। ये पुरानी जो है राजतंत्र का एक प्रतीक चिन्ह है, दंड है ये, यानी ये सेक्चर है। और चोला किंगडम के टाइम से ही चली आ रही है सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ पावर के रूप में। और लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 14 अगस्त 1947 को ये हैंड ओवर की थी। आइए फ्रेंड्स, हम मूव करते हैं हमारे पांचवा टॉपिक जो कि है गगन। GAGAN, गगन। तो ये गगन क्या है? गगन एक बोल सकते हैं जैसे अमेरिका का GPS सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसी प्रकार का ये हमारा स्वदेशी डेवलप, हमारा स्वदेशी एक नेविगेशन सिस्टम है। तो इसको जॉइंटली जो बनाने वाला संस्थाएं हैं वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो बोलते हैं। इसको 2014 में ही बना लिया गया था। 2014 में बनने के बाद भी इसका जो यूज है वो धीरे धीरे किया गया। और ये एक इंट्रोपेरेबल सैटेलाइट बेस्ड आर्गुमेंटेशन सिस्टम है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है SBAS। तो ये एक इंट्रोपेरेबल सैटेलाइट बेस्ड एगुमेंटेशन सिस्टम होने के कारण ये क्या होता है, इट इज मोर एक्यूरेट देन GPS सिस्टम। GPS में क्या होता है कि अगर आप कोई डाटा निकालते हैं तो कुछ पोजीशंस डाटा कभी कभी गलत भी होते हैं, बट क्योंकि ये हमारा खुद का बनाया हुआ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है तो इसका जो एक्यूरेसी है GPS से थोड़ा अधिक है। और इसको बना लिया गया था 2014 में, बट इसको इस्तेमाल में बहुत देर से लाया गया। लास्ट ईयर यानी 2022 में इंडिगो जो एयरपोर्ट है, एयरलाइन है, इंडिगो एयरलाइन ने फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री में गगन का इस्तेमाल करके लैंड किया। तो क्योंकि एक इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम है गगन, तो जिसके कारण ये इस्तेमाल में बहुत कम संस्थाओं के द्वारा लिया जा रहा है ताकि इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रिसेंटली एक फर्स्ट एशियन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि हमारा जो गगन है वो किसी GPS जो US बेस्ड डेवलप GPS सिस्टम है उससे कम नहीं है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक नेविगेशन, गगन नेविगेशन का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर के द्वारा उन्होंने जुहू टू पुणे, जुहू से लेके पुणे तक इन्होंने दौरा किया गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो हेलीकॉप्टर फ्लाई किया गया। तो इसीलिए ये गगन बहुत ही टॉपिक में बना हुआ है, तो आप जरूर से जरूर पढ़िएगा कि ये गगन क्या है। ठीक है, तो गगन जो है
एक स्टैंड करता है जीपीएस एडेड जियो एगुमेंटेटेड नेविगेशन सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म है, जीपीएस एडेड जियो एगुमेंटेटेड नेविगेशन सिस्टम, GAGAN, गगन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म ही आप बहुत बढ़िया से याद कीजिएगा, गगन। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया है 2014 में। तो इसीलिए ये गगन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप इन 5 टॉपिक को जो मैंने आज पढ़ाया आप जरूर से अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर किसी भी प्रकार का आपको सवाल पूछना है मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में इन सवालों को दे सकते हैं। मैं उसका जितना संभव हो सके जवाब देने की चेष्टा करूंगा। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहने के लिए, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।